गुड मॉर्निंग 9th क्लास। हम लोग सिविक्स में फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, डेमोक्रेसी। वाई डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी। इसमें हमने पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ का जो शासन था उसको पढ़ लिया था और हमारे समझ में आ गया था कि वहां पर रियल डेमोक्रेसी नहीं है बल्कि सेना का और प्रेसिडेंट का तानाशाही चलती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। Clearly, there are many reasons why Pakistan under General Musharraf should not be called a democracy. तो अब हम इस पर बात कर रहे हैं कि वास्तव में वहां पर लोकतंत्र क्यों नहीं है, डेमोक्रेसी क्यों नहीं है जनरल मुशर्रफ के और जो वहां की सेना है उसके अंडर में, इसको डेमोक्रेसी क्यों नहीं कहा जाना चाहिए। बट लेट्स फोकस ऑन वन ऑफ दीज। इनमें से हम इन पर एक नजर डालते हैं जो कारण उन पर। कैन वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान। क्या हम कह सकते हैं कि जो शासक होते हैं वहां पर जनता पर शासन करने वाले वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं? नोट क्वाइट, बिल्कुल भी नहीं। पीपल मे हैव इलेक्टेड द रिप्रेजेंटेटिव्स टू द नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबलीज, कि जनता ने अपने प्रतिनिधि चाहे केंद्रीय और राज्यों की जो असेंबली है यानी जो विधानसभा और लोकसभा राज्यसभा वहां पर चुन दिया हो, पर दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट रियली रूलर्स। लेकिन वो चुने प्रतिनिधि वास्तव में क्या है, शासक नहीं है। दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, वो अंतिम निर्णय नहीं ले सकते हैं। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद आर्मी ऑफिशियल्स एंड विद जनरल मुशर्रफ। लेकिन अंतिम निर्णय लेने की शक्ति तो जनरल मुशर्रफ के पास और सेना के ऑफिसर्स के पास है। एंड नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल, और उनमें से कोई भी जनता के द्वारा चुना हुआ नहीं था। दिस हैपन्स इन मेनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्कीज। तो ये कई राजतंत्रों में यानी जहां राजा का शासन होता है और मोनार्की यानी जो हम बोल सकते हैं मोनार्की राजा का शासन, डिक्टेटरशिप तानाशाही एक व्यक्ति का शासन, इनमें सब में यही होता है। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट। तो हम बोल सकते हैं कि औपचारिक तौर पर तो उनके पास एक इलेक्टेड पार्लियामेंट होती है यानी चुनी हुई सरकार होती है और संसद होती है। बट द रियल पावर इज विद दोज, लेकिन वास्तविक शक्ति उन लोगों के पास होती है हु आर नॉट इलेक्टेड, जो चुने हुए नहीं है। In a few countries, the real power was with some external powers. और कुछ देशों में तो जो वास्तविक शक्ति थी वो बाहरी ताकतों के पास थी, जो देश के भी नहीं है बल्कि विदेशी लोग थे। एंड नॉट विद लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, और किन के पास नहीं थी, आम जनता द्वारा चुने हुए जो स्थानीय प्रतिनिधि थे उनके पास शक्ति नहीं थी। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल, इसको जनता का शासन नहीं कहा जा सकता। दिस गिव्स अस द फर्स्ट फीचर, इससे हमें पहला जो विशेषता है हमारे संविधान की वो मिलती है। वो क्या है? इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो एक डेमोक्रेसी लोकतंत्र जो होता है वहां पर अंतिम निर्णय लेने की शक्ति, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर, वो किसके पास होनी चाहिए? मस्ट रेस्ट, वो उनके पास होनी चाहिए विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो ये हमारे पास पहला फीचर आ गया। अब आगे हम चलते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। चुनाव तो करवाए जाते हैं लेकिन क्या सभी लोग ईमानदारी से और नैतिक तरीके से चुनावों में भाग लेते हैं या फिर उसमें कोई भ्रष्टाचार मचाते हैं, ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड क्वांगुओ रेनमिन डाइबियाओ डाहुई। इसको नेशनल पीपल्स कांग्रेस इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। तो चाइना में हर 5 साल में रेगुलर तौर पर इलेक्शन करवाए जाते हैं वहां की संसद को चुनने के लिए, जिसका नाम क्या है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। और वहां की जो पार्टी है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, उसके पास शक्ति है कि वो वहां के राष्ट्रपति को अपॉइंट करे, वहां पर नियुक्त करे। इट हैज नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। पूरे चीन देश में से 3000 लोग चुने जाते हैं जनता के द्वारा वहां की संसद में बैठने के लिए। भारत में कितने होते हैं? 700-800 के आसपास होते हैं। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, कुछ मेंबर्स को सेना के द्वारा चुना जाता है। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। और इलेक्शन लड़ने से पहले एक अभ्यर्थी को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल लेना पड़ता है, उनका परमिशन लेनी पड़ती है। ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 smaller parties allied to it were allowed to contest elections held in 2002 and 2003। तो 2002 और 2003 में जो इलेक्शन हुए थे चाइना के अंदर, वहां पर केवल उन्हीं लोगों को अलाउ किया गया चुनाव लड़ने के लिए, कंटेस्ट इलेक्शन, जो या तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स थे या फिर
चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से एलाइड थी, यानी उससे जुड़ी हुई जो 8 स्मॉलर पार्टीज थी, या तो उनका सदस्य था या कम्युनिस्ट पार्टी सदस्य था, उसी को केवल इलेक्शन लड़ने का परमिशन दी गई वहां पर। तो ये कब हुआ? 2002 और 3 में। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी से परमिशन लेते हैं चुनाव लड़ने की, तो इसका मतलब वो पार्टी आपको पसंद नहीं करती, तो आप चाहे कितने ईमानदार हो आपको मौका नहीं मिलेगा। तो ये तो गलत बात है। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। सरकार हमेशा किसके द्वारा बनाई जाती है? कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा बनाई जाती है। तो ये हमारे पास 2 चीजें आई थी कि पाकिस्तान में किस तरह से शासन चलाया जाता है, क्योंकि जनता के द्वारा नहीं चलाया जाता, बल्कि जनरल मुशर्रफ और वहाँ की जो सेना के ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी हैं, उनके द्वारा चलाया जाता है, जिसको हम डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों ही लोग जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है। इसके बाद हमने कम्युनिस्ट पार्टी जो कि चाइना की है उसकी बात करी है। वहाँ पर क्या है, वही इंसान चुनाव में खड़ा हो सकता है चाइना का जिसने कि कम्युनिस्ट पार्टी से या फिर उससे जुड़ी 8 छोटी पार्टियों से क्या ले लिया हो, अप्रूवल ले लिया हो, वही चुनाव में खड़ा हो सकता है। तो ये भी हमने वहाँ की व्यवस्था के बारे में जाना। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज आप लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी नोट्स आपके NCERT बुक्स नाम के ऐप पर दे रखे हैं उसको आप नोट करेंगे, अपनी बुक में लिखेंगे और उसको लर्न करेंगे। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।